बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर जो है वो एक स्टोरिंग डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिकल चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। और कैपेसिटर का काम ये होता है कि अगर कहीं किसी जगह हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड है तो वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता रहता है और जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उतनी एनर्जी एकदम किसी भी डिवाइस को प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास मल्टीपल कैपेसिटर्स हों और आपस में वो कनेक्टेड हो, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि 3 कैपेसिटर्स हैं C1 C2 C3, ये आपस में कनेक्टेड है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो सम टाइम क्या होता है कि जब हम कैपेसिटर्स को यूज़ करते हैं डिफरेंट सर्किट्स में तो हमारे पास मल्टीपल कैपेसिटर्स आ रहे होते हैं पैरेलल में या सीरीज़ में, और हम उन मल्टीपल कैपेसिटर्स को सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। फ़ायदा क्या होता है, एक तो हमारी कॉस्ट मिनिमाइज़ हो जाती है और दूसरा ये होता है कि स्पेस हमारी जो है वो कम हमें रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि अगर 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं उनकी जगह हमें एक लगा दें तो हमें कम स्पेस रिक्वायर्ड होगी, हमारी कॉस्ट मिनिमाइज़ हो जाएगी। इसलिए हम फिर किसी भी सर्किट में देखते हैं कि अगर पैरेलल में कैपेसिटर्स लगे हुए हैं तो उनको सिंगल से रिप्लेस कर दिया जाए, और अगर सीरीज़ में लगे हुए हैं तो उनको भी सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटर इन पैरेलल। हम अज्यूम कर रहे हैं कि 3 कैपेसिटर्स हैं C1 C2 C3, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और हमने इनको कनेक्ट किया है एक बैटरी से। अब जनरली जैसा कि हमें पता है कि बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज Q आया यहाँ पर। ठीक है, याद रखें कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज Q आएगा। ठीक है, लेकिन जब वो चार्ज यहाँ पहुँचेगा तो अब यहाँ पर 3 डिफरेंट पाथ्स हैं, लिहाजा कुछ चार्ज इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, इसको हम कह देते हैं Q1, कुछ चार्ज इस तरफ आ जाएगा, इसको हम कह देते हैं Q2, और कुछ चार्ज इस तरफ आ जाएगा, इसको हम कह देते हैं Q3। ठीक है, तो आपने देखा कि चार्ज जो है वो डिवाइड हो गया। इसी के साथ साथ अगर आप ये देखें कि ये जो बैटरी है इसकी वोल्टेज V है, ये बैटरी कनेक्टेड है यहाँ पर, इसका मतलब है यहाँ जो वोल्टेज आ रही है वो भी V है। और आप ये देखें कि यहाँ अगर वोल्टेज V आ रही है, इस जगह पर V आ रही है, यूँ कह लीजिए कि यहाँ पर एक तरफ हायर पोटेंशियल होता है, मैं इसको V कह देता हूँ, एक तरफ लोअर होता है, इसको हम 0 कह देते हैं। तो अगर यहाँ पर V आ रहा है और यहाँ 0 आ रहा है, ठीक है, ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, तो ये जो V है ये बराह रास्त इसको मिल रहा है, इसको वोल्टेज V मिल रही है। ये V इसके साथ, यानी ये बैटरी इसके साथ भी कनेक्टेड है C2 से, तो इसको जो वोल्टेज मिलेगी वो भी V होगी। और ये बैटरी जो है ये C3 से भी कनेक्टेड है, तो इसको जो वोल्टेज मिल रही है वो भी V होगी। लिहाजा याद रखें, जब कैपेसिटर पैरेलल में आपस में कनेक्ट होते हैं तो हर कैपेसिटर को जो वोल्टेज मिल रही होती है वो सेम होती है। ठीक है, यानी V जो होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम एट ईच कैपेसिटर, इसकी वैल्यू हर कैपेसिटर पर सेम होगी। लेकिन जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, Q जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा। तो Q जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। लिहाजा इस एक्सप्रेशन को देखते हुए, इस डायग्राम को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि टोटल चार्ज जो था फॉर एग्जांपल वो Q था, अब वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो टोटल चार्ज Q था वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो तीनों को आपस में ऐड करने पे दोबारा हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि Q बराबर होता है CV के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें Q1 किसके बराबर होगा, Q1 वुड बी इक्वल्स टू C1V। इसी तरह Q2 बराबर होगा C2V, और Q3 बराबर होगा C3V। अगर हम इन तमाम वैल्यूज़ को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, इस इक्वेशन में, तो हम फिर इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, Q की जगह CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। और आप देख सकते हैं कि V कॉमन आ रहा है, लिहाजा अगर हम V कॉमन ले लें यहाँ से
तो सी वी वुड बी इक्वल्स टू वी C1 प्लस C2 प्लस C3, वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा और हम ये कह सकते हैं फाइनली कि जो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ C इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर कोई और कैपेसिटर यहाँ पर होता तो वो भी यहाँ पर आ जाता, ठीक है। लिहाजा आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि सारी कैपेसिटेंस की वैल्यूज़ आपस में ऐड हो रही हैं। इसका मतलब है कि पैरेलल में अगर कैपेसिटर्स लगे होते हैं तो वो उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो कैपेसिटर्स को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जो टोटल कैपेसिटेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज़ नोन एज इक्विवेलेंट, और आप इसे लूजली टोटल कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अगर पैरेलल कैपेसिटर लगे हों हम उनको कंबाइन कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस फार्मूला और हम उसको सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में हों, कैपेसिटर्स इन सीरीज, ठीक है, यानी मल्टीपल कैपेसिटर हैं और वो एक ही लाइन में आपस में कनेक्टेड है। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, फिर लेट्स से ये दूसरा कैपेसिटर है और फॉर एग्ज़ाम्पल ये थर्ड कैपेसिटर है, ठीक है, और इन तीनों कैपेसिटर्स को एक ही लाइन में कनेक्ट किया गया है आपस में और फिर इन्हें जोड़ा गया है एक बैटरी के साथ जिससे हमें वोल्टेज V मिल रही है, ठीक है। अब बैटरी का जैसे कि हमने देखा एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल नेगेटिव होता है। पॉजिटिव जो होगा वो पॉजिटिव का मतलब है कि वो इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर देगा, तो यानी यहाँ जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव Q आएगा। याद रखें यहाँ पर कि ये जो बैटरी है ये तीनों कैपेसिटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, जैसा कि यहाँ पर था कि ये बैटरी तीनों कैपेसिटर से कनेक्टेड थी, इसके टर्मिनल इससे भी इससे भी इससे भी तीनों से कनेक्टेड थे। यहाँ पर ये बैटरी तीनों कैपेसिटर से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि इसका एक टर्मिनल इस कैपेसिटर से कनेक्टेड है और एक टर्मिनल इस कैपेसिटर से कनेक्टेड है। हम इसको यूँ कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैपेसिटर C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ठीक है। तो ये बैटरी जो है वो तीनों कैपेसिटर से बराह रास्त कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो इसका एक टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है और एक टर्मिनल इसका यहाँ कनेक्टेड है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर मौजूद नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ मौजूद है उतना नेगेटिव चार्ज यहाँ पेयर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस प्लेट को और इस प्लेट को आपस में ऑब्ज़र्व करें तो चार्ज आने से पहले यहाँ टोटल चार्ज कितना था, 0। लिहाजा टोटल चार्ज पहले जितना था, अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो बाद में भी चार्ज उतना ही होगा। लिहाजा अगर यहाँ नेगेटिव Q है तो फिर यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव Q आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो डेफिनेटली अगर हम इसको एक सिस्टम मान लें, आइसोलेटेड सिस्टम मान लें, तो आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज पहले और बाद में सेम होता है। लिहाजा अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, टोटल चार्ज 0 होगा, ठीक है। चार्ज प्रोड्यूस होने से पहले, बैटरी कनेक्ट करने से पहले तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस टोटल चार्ज 0 था, ठीक है। तो अगर बाद की हम बात करें तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो है, यानी इन दोनों प्लेट्स को अगर हम एक कैपेसिटर माने तो इनके अक्रॉस टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पॉजिटिव आ गया तो यहाँ नेगेटिव होगा, उतना ही चार्ज होगा, लिहाजा टोटल चार्ज 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम इस प्लेट को और इस प्लेट को एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लें तो यहाँ भी टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, पहले और बाद में चार्ज सेम होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है उसके मुताबिक यहाँ अगर नेगेटिव है Q तो यहाँ पर पॉजिटिव Q होगा। लिहाजा अब आप देख सकते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, टोटल चार्ज 0, टोटल चार्ज 0, टोटल चार्ज 0, टोटल चार्ज 0 है। प्लेट्स के ऊपर चार्ज मौजूद है, टोटल चार्ज जो है वो 0 है, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा कि जितना चार्ज यहाँ है उतना चार्ज यहाँ है, जितना चार्ज यहाँ है उतना चार्ज यहाँ है, जितना चार्ज यहाँ है उतना चार्ज यहाँ है। लिहाजा जब कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है तो हर कैपेसिटर पर
जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू सेम होती है। हर कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। अगर चार्ज सेम है तो इंटरेस्टिंगली आप ये देखिए कि जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि Q बराबर होता है CV के, तो अगर मैं यहाँ से V की वैल्यू निकालूँ तो V बराबर होगा Q/C, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर V का फॉर्मूला यूज़ करूँ इस जगह पर तो ये होगा Q/C1, ठीक है। यहाँ भी U का फार्मूला यूज़ करूँ तो ये होगा Q/C2, क्योंकि ये Q है, ये C2 है। और यहाँ यूज़ करूँ V का फार्मूला तो ये होगा Q/C3। तो आप देख सकते हैं कि C1, C2, C3 डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं, इसलिए यहाँ V की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ V की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ V की वैल्यू कुछ और होगी। तो बॉटम लाइन ये है कि आप ये कह सकते हैं कि जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन हमारे पास होता है तो हमारे पास Q सेम होता है एट ईच कैपेसिटर, लेकिन V जो है वो हमारे पास डिवाइड हो जाता है। V जो है वो डिवाइड हो जाता है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल V होगा, टोटल V ये होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि V बराबर है Q/C, तो अगर V बराबर है Q/C तो V1 बराबर है Q/C1, V2 Q/C2, V3 Q/C3, ठीक है। इन तमाम वैल्यूज़ को हम पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो इसको अगर हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं इन तमाम वैल्यूज़ को, तो V की जगह हम लिख सकते हैं Q/C, V1 की जगह Q/C1, V2 की जगह Q/C2 और V3 की जगह Q/C3। तो Q डिवाइडेड बाय C इज़ इक्वल टू, यहाँ Q कॉमन आ रहा है सब में, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, Q से Q गया, 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और अगर कोई और कैपेसिटर होता तो उसकी कैपेसिटेंस भी इसी ऑर्डर में आ जाती है, ठीक है। सो दिस इज टोटल कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इफ़ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़। तो अगर कैपेसिटर्स आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो फिर टोटल कैपेसिटेंस हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ रेसिप्रोकल हो रहा है कैपेसिटेंस का, इसका मतलब है टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो कम हो रही है। तो अगर कैपेसिटर्स सीरीज़ में लगना शुरू हो जाए तो जो टोटल या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। और अगर कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में आपस में कनेक्ट किए जाए तो टोटल कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम एक सैम्पल प्रॉब्लम करने जा रहे हैं बुक की। और बुक के हिसाब से पेज नंबर 665 के ऊपर जो है ये सैम्पल प्रॉब्लम मौजूद है। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के जो फार्मूलाज हैं वो हम यूज़ करेंगे, पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन के, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले तो एक डायग्राम इसमें गिवन है, मैं वो डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ और फिर उसके बाद हमें उसको सॉल्व करना है। सो डायग्राम जो हमें गिवन है वो कुछ इस तरह है कि इसमें हमें दो कैपेसिटर्स कुछ इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है। और एक कैपेसिटर हमें इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है। और यहाँ इन्होंने इस नोड को नाम दिया है ए, इसे कहा है बी, और ये जो कैपेसिटर्स हैं इनकी लेबलिंग
हमें बुक में गिवन है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, और इसके दरमियान हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो C1, C2, C3 हैं, इनकी वैल्यूज़ भी हमें गिवन है बुक में। C1 की वैल्यू है 12 माइक्रोफैरड, C2 है 5.3 माइक्रोफैरड और C3 है 4.5 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब और इसके साथ साथ वोल्टेज यानी जो V है, खैर इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है। ठीक है, सो अब हमसे कहा जा रहा है, पार्ट ए है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस शोन इन गिवन फिगर अक्रॉस विच पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को इन्होंने V कह दिया है और कह रहे हैं कि जी हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। तो इसको हटा देते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब है, हम उसे सिंपल ज़बान में टोटल कैपेसिटेंस कह सकते हैं। तो हमें टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है इस सिनेरियो के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देख सकें तो 2 कैपेसिटर पैरेलल हैं और फिर एक कैपेसिटर सीरीज़ में है। ठीक है, तो ये असूल याद रखें कि जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स गिवन हो तो हम एक वक्त में एक ही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या तो पैरेलल या फिर सीरीज़। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पैरेलल भी है, सीरीज़ में, तो पहले कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। तो इसके लिए एक आसान तरीका ये हो सकता है फॉर द टाइम भी, कि आप ये देखें कि क्लोज लूप आपके सर्किट में कहाँ बन रहा है। तो देखें यहाँ एक क्लोज लूप बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने सर्किट में मौजूद क्लोज लूप को सॉल्व करेंगे। अगर इस तरह के कई लूप्स हैं, एक छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो सबसे पहले छोटे वाले लूप को सॉल्व करेंगे, फिर बड़े को, फिर बड़े को, फिर सबसे बड़े को। ठीक है, और अगर कई लूप्स हैं आपस में, इस तरह के कई लूप्स हैं जो कि आपस में एक लाइन से जुड़े हुए हैं, तो फिर आप उस लूप को सॉल्व करेंगे जो बैटरी के बिल्कुल ऑपोजिट वाला है। ठीक है, तो आपने सर्किट में देखेंगे क्लोज लूप कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। इसका मतलब सबसे पहले इन दोनों को हमें सॉल्व करना होगा। और आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों कैपेसिटर जो हैं ये पैरेलल में, लिहाजा हमें इन दोनों को आपस में कंबाइन करना होगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ फॉर योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो ये 2 कैपेसिटर्स हैं C1, C2, और ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो हम इन पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करके इन दोनों को कंबाइन कर देंगे और एक कैपेसिटर में हम इन्हें कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इस कैपेसिटर को हम नाम दे देते हैं, देखिए C1, C2, C3 तो है, तो इसे हम नाम दे देते हैं C4। ठीक, और फिर जब ये दोनों कैपेसिटर एक में कन्वर्ट हो जाएंगे तो अब यहाँ पर इन दोनों की जगह ये वाला कैपेसिटर लगेगा। लिहाजा यहाँ अगर हम ये वाला कैपेसिटर लगाएं, ठीक है, इन दोनों की जगह हमने ये कैपेसिटर यूज़ किया C4, तो अब इसके साथ दूसरा जो कैपेसिटर कनेक्टेड है वो C3 है। सो ये हो जाएगा हमारे पास C4 और ये था C3। अब आपको नज़र आ रहा है ये दोनों जो है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर है, लिहाजा इन दोनों को कंबाइन करके हम एक कैपेसिटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो फाइनल कैपेसिटेंस होगी उसको हम C कह सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमें इन दोनों को कंबाइन करना है, पैरेलल का फॉर्मूला यूज़ करना है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और फिर यहाँ सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमने देखा अभी कुछ देर पहले पिछली स्लाइड्स में कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन दोनों को कंबाइन करके इसके बराबर कर रहे हैं, तो C4 बराबर होगा C1 प्लस C2। तो जब हम C1 और C2 दोनों की वैल्यूज़ रखेंगे, दिस इज़ 12, दिस इज़ 5.3, तो ये हमारे पास हो जाएगी 17.3 माइक्रोफैरड। दिस इज़ द C4। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखें तो C4 और C3 आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड है, और सीरीज़ के लिए जो हमने फार्मूला पिछली स्लाइड्स में पढ़ा ये था 1/C इज इक्वल्स टू 1/C3 प्लस 1/C4। लिहाजा अगर हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 1/C3 की वैल्यू है 4.5, ठीक है, प्लस
1/C4, C4 की वैल्यू है 17.3। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो जो टोटल हमारे पास कैपेसिटेंस आएगी, याद रखें 1/4.5 प्लस 1/17.3 इन दोनों का आप ऐड करेंगे, और क्योंकि ये 1/C आया है तो आखिर में आपको इसका रेसिप्रोकल भी लेना होगा। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। द फाइनल C वुड बी इक्वल्स टू 3.57 माइक्रोफैरेड। ठीक है। सो आपने देखा कि हम किस तरह पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास C4 की वैल्यू ये आई, और फिर C4 को हमने इन दोनों से रिप्लेस किया और फिर दोनों सीरीज़ में कन्वर्ट हो गए। सीरीज़ में हमारे पास जो टोटल C आया वो ये आ गया। ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन यूज़ द फॉर्मूलाज फॉर पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड रिमेंबर, कोई भी आपको सर्किट गिवन हो, आपने एक वक्त में एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है, आइदर फॉर पैरेलल और सीरीज़। और मैंने आपको इसके लिए रूल बताया कि आप अपने सर्किट में देखें क्लोज लूप कहाँ बन रहा है, पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएं। अगर इस तरह के क्लोज लूप जो है वो कई बन रहे हैं, छोटा फिर बड़ा, तो सबसे छोटे से आप स्टार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो ये इस प्रॉब्लम का पार्ट ए था। पार्ट बी में हमें कहा गया है द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द इनपुट टर्मिनल V is 12.5 वोल्ट। सो पार्ट बी में हमें ये वोल्टेज गिवन है 12.5 वोल्ट। ठीक है। और हमें कहा जा रहा है व्हाट इज़ द चार्ज ऑन C1, यानी कि C1 पर चार्ज क्या होगा। याद रखें C1 पे जो चार्ज होगा उसको हम Q1 अपनी आसानी के लिए कह देते हैं, तो हमें Q1 फाइंड आउट करना है। ठीक है। मैं लिख देता हूँ C1। तो C1 पर क्या चार्ज हमारे पास होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये याद रखें स्टूडेंट्स, जब भी कॉम्बिनेशन आपको गिवन हो, मल्टीपल कैपेसिटर्स हैं और वो आपस में पैरेलल और सीरीज़ में कंबाइन है, और आपसे किसी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज पूछ लिया जाए, तो इसके लिए रूल याद रखें कि पहला काम आपको ये करना होता है कि आपको टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी होती है। जैसा कि यहाँ पर पहले पार्ट में उन्होंने हमसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस पूछी थी, हमने कैलकुलेट की। लेकिन अगर हमसे ये ना पूछी होती और सिर्फ चार्ज पूछा होता, तब भी हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी किसी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करना हो, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में, तो पहला काम हम ये करते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लें, ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने पार्ट ए में कैलकुलेट किया। जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप कैलकुलेट कर लें तो देखिए यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी टोटल कैपेसिटेंस आपने कैलकुलेट कर लिए, और टोटल वोल्टेज गिवन है, दिस इज 12.5 वोल्ट। ठीक है। तो टोटल C है, टोटल V है, तो हम टोटल Q यानी टोटल चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि Q बराबर होता है CV। लिहाजा अगर हम C और V को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल जो चार्ज होगा हमारे पास वो भी आ जाएगा। ठीक है। सो अगर हम C की वैल्यू 3.57 इंटू V इज़ 12.5, याद रहे ये माइक्रो फैरेड में, तो लिहाजा ये जो आंसर आएगा ये माइक्रो कूलम में आएगा। ठीक है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इट्स 44.62 माइक्रो कूलम। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है टोटल C आ गया, ये टोटल V है। ठीक है। और ये हमारे पास टोटल चार्ज आ गया, Q की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब ये याद रखें कि ये जो C था, लास्ट वाला C हमने देखा था, ये C इन दोनों से बना है और ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि सीरीज़ में जो चार्ज होता है वो सेम होता है, लिहाजा जो चार्ज इसको मिल रहा है वही चार्ज इन दोनों को मिल रहा होगा। लिहाजा यही Q इसको मिल रहा होगा और यही Q इसको मिल रहा होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि इसके पास जो चार्ज है उसको मैं Q4 कह रहा हूँ और इसके पास जो चार्ज है उसको मैं Q3 कह रहा हूँ। दोनों को सेम चार्ज मिल रहा होगा और वो किसके बराबर होगा, वो Q के बराबर होगा। और अगर ये C जो है ये पैरेलल से बना होता
तो फिर पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, लिहाजा दोनों के लिए V जो होता है वो सेम हो जाता है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि C4 हमें पता है, C4 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है और Q4 भी हमें पता है। तो अगर हम C4 हमें पता है, Q4 हमें पता है और हम V4 कैलकुलेट करना चाहें तो V का फॉर्मूला जैसे कि हमने पीछे देखा Q इज इक्वल्स टू CV, तो V वुड बी इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई C, तो ये हो जाएगा Q4 डिवाइड बाई C4। तो V4 जो है इसको हम कैलकुलेट करने के लिए Q4 लेंगे विच इज़ 44.62 डिवाइड बाई C4 विच इज़ 17.3। सो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं इट्स 2.579 वोल्ट। ठीक है, V4 आ गया, हमने V4 कैलकुलेट किया। हमने V3 कैलकुलेट नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में Q1 कैलकुलेट करना है। Q1 का मतलब है जो चार्ज यहाँ मौजूद है C1 पर, हमें C1 तक पहुँचना है। C1 मौजूद है C4 में, इसलिए हमने C4 को सॉल्व किया। ठीक है, C4 को हमने सॉल्व किया और हमने C4 के वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, उसके चार्ज की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। अब आप देखिए C4 खुद किससे बना है? ये बना है C1 और C2 से, और ये दोनों पैरेलल में। पैरेलल में क्या चीज़ सेम होती है? पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगी, जिसको हम V4 कह सकते हैं, वही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी होगी और इसके अक्रॉस भी होगी। लिहाजा इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को मैं कह रहा हूँ V1, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको मैं कह रहा हूँ V2, और इन दोनों की वोल्टेज किसकी वोल्टेज के बराबर होगी? C4 की वोल्टेज के बराबर होगी। हमें इस पर चार्ज कैलकुलेट करना था, C1 पे चार्ज कैलकुलेट करना था, और Q यानी चार्ज बराबर होता है CV, लिहाजा Q1 है तो ये हो जाएगा C1 V1। C1 की वैल्यू ये रही 12, और V1 हमारा बराबर है V4 के, जिसकी वैल्यू कितनी थी? 2.579, तो ये हो जाएगा 2.579। C1 ये रहा गिवन है, जबकि V1 V4 के बराबर था, इसकी वैल्यू ये है। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जो चार्ज आएगा, दिस वुड बी 31 माइक्रो कूलम। ठीक है, क्योंकि हमने माइक्रोफैरेड में कैपेसिटेंस की वैल्यूज़ रखी थी, इसलिए हमारे पास ये माइक्रो कूलम के अंदर इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स गिवन हो, किसी भी कैपेसिटर पर आपसे चार्ज पूछ लिया जाए, तो आपने पहला काम ये करना है कि आपने टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। फिर टोटल वोल्टेज आपको गिवन है और आपने टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लिया। फिर इस कैपेसिटर से आपको बैक लेके जाना है। तो याद रखें, आपने इस कैपेसिटर के वोल्टेज की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, चार्ज की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। अब ये कैपेसिटर इन दोनों से बना है और ये दोनों जो है वो सीरीज़ में है, तो सीरीज़ का मतलब है ये चार्ज दोनों के साथ जाएगा, चार्ज दोनों पे सेम होगा। ठीक है, और अगर ये पैरेलल में होते तो V दोनों पर सेम होता। जब आपने ये चार्ज इन दोनों पर सेम कर दिया, तो अब आपने ये देखना है कि आपने अपने कैपेसिटर तक पहुंचने के लिए किसको आगे फर्दर सॉल्व करना है। तो क्योंकि हमारा जो कैपेसिटर था वो C1 था, हमें इस पर चार्ज कैलकुलेट करना था Q1, तो C1 मौजूद था C4 में, इसलिए हमने इसको आगे सॉल्व किया और हमने C4 पर V4 और Q4 की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा Q4 हमारे पास था, V4 हमने कैलकुलेट किया। फिर ये C4 जो है ये बना था इन दोनों से, ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल का मतलब है वोल्टेज दोनों के साथ जाएगी, चार्ज नहीं जाएगा, वोल्टेज दोनों पर सेम होगी। तो हमने वोल्टेज दोनों पर सेम कर दी, और जब हमारे पास वोल्टेज आ गई, V1 आ गया, तो Q1 हमारे लिए कैलकुलेट करना आसान हो गया। इस तरह हमने Q1 कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो अगला हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एक कैपेसिटर है, लेट्स से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट किया और इसमें एनर्जी स्टोर हो गई है। ठीक है,
जाहिर सी बात है हमने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट किया है, तो बैटरी ने क्या किया होगा कि एक तरफ से पॉजिटिव चार्ज लेकर दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र कर दिया होगा, ठीक है। और अगर उस बैटरी ने एक तरफ से चार्ज लिया और उसको दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो जो चार्ज है वो है Q प्राइम। लेट्स से हम उसको अज्यूम कर रहे हैं कि वो Q प्राइम है, ठीक है। तो बैटरी ने क्या किया, बैटरी ने कैपेसिटर की एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जो चार्ज ट्रांसफ़र किया वो था Q प्राइम। अब ऐसा करने के लिए डेफिनेटली कुछ वर्क हुआ होगा, ठीक है। और हमें पता है कि द वर्क डन ऑन चार्ज कैन बी डिनोटेड बाय V, ठीक है। अगर हम इस Q प्राइम को वहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा Q प्राइम इंटू V। इसका मतलब है इतना वर्क हुआ होगा चार्ज को यहाँ से एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर लेकर जाने के लिए। याद रखें स्टूडेंट्स, अगर हम कुछ मज़ीद चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ लेकर जाना चाहें, उस मज़ीद चार्ज को हम कह दें dQ प्राइम, थोड़ी सी और मज़ीद अमाउंट, तो फिर ऐसी सूरत में यहाँ जो हमारे पास Q प्राइम है उसकी जगह हमें लिखना होगा dQ प्राइम, ठीक है। यानी कुछ मज़ीद अमाउंट है चार्ज की जो हम यहाँ से यहाँ लेकर गए। V हमारे पास ये रहा, तो क्योंकि Q हमारा इसके साथ D आया है तो अब W के साथ भी हमारा D आ जाएगा। यानी अगर यहाँ कुछ चेंज आया है, चार्ज में कुछ चेंज आया है, तो वर्क भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वर्क जो है डेफिनेटली हमें एडिशनल चार्ज लाने के लिए एडिशनल वर्क भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एडिशनल चार्ज लाने के लिए हमें इतना एडिशनल वर्क करना पड़ेगा। अब अगर हम ये अज्यूम कर लें कि हम एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं 0 से Q तक, यानी एक कैपेसिटर पहले बिल्कुल चार्ज नहीं था और अब हम उसमें Q चार्ज जो है लेकर आ रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में मैं इसको यूँ लिख देता हूँ, बल्कि टू फुली चार्ज अ कैपेसिटर फ्रॉम 0 to Q चार्ज, ठीक है। एक कैपेसिटर को हमें चार्ज करना है 0 से, यानी इसमें कोई चार्ज मौजूद नहीं है और हम चाह रहे हैं उसमें Q चार्ज आ जाए। तो ऐसा करने के लिए फिर हमें क्या करना होगा, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना होगा फ्रॉम 0 to Q, ठीक है। तो फिर ऐसा करने के लिए देखें, ये जो एक्सप्रेशन होगा इसमें इंटीग्रल आएगा dW इज इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to Q V dQ। यहाँ जो इंटीग्रल की लिमिट इंटीग्रेशन हमने की है, इसका मतलब ये है कि हम एक कैपेसिटर को 0 से Q तक लेके जा रहे हैं। एडिशनल चार्ज लाने के लिए इतना वर्क करना पड़ता है। अब वो एडिशनल चार्ज कितना हो, पहले चार्ज बिल्कुल नहीं था फिर Q था, तो उसके लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और इंटीग्रेट हम करेंगे 0 से Q, क्योंकि हम पहले चार्ज नहीं था और फिर जो चार्ज था वो अपेयर हो गया Q, यानी Q तक चार्ज करने के लिए हमें इस तरह इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो हम इसको W से लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to Q V dQ प्राइम, ठीक है। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, लेट से ये इक्वेशन 3 है, ठीक है। अब हमें पता है कि Q बराबर होता है CV के। हम जो चार्ज लेकर आए थे पहले वो था Q प्राइम, ठीक है। और अगर यहाँ से हम V कैलकुलेट करना चाहें तो ये हो जाएगा Q प्राइम अपॉन C। V की ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में, लिहाजा W वुड बी इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to Q। V की जगह हम लिख सकते हैं Q प्राइम अपॉन C dQ प्राइम, ठीक है। हमने V को रिप्लेस कर दिया Q प्राइम अपॉन C से। अब ये C जो है ये कांस्टेंट है, इसी को हम बाहर ले जाते हैं तो W हो जाएगा 1 अपॉन C इंटीग्रल 0 to Q प्राइम dQ प्राइम। और अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें पता है Q का इंटीग्रल जो होगा वो होगा Q प्राइम स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 से Q। अब अगर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, प्रीटी मच सिंपल, तो ये हो जाएगा
क्यू स्क्वायर माइनस ज़ीरो स्क्वायर, और फाइनली वर्क वुड बी इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, इतना वर्क हमें करना पड़ेगा अगर हम एक कैपेसिटर के अंदर चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं। याद रखें, किसी कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करने के लिए जितना वर्क हम करते हैं वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, यानी कि जो वर्क हम कर रहे होते हैं वो उस कैपेसिटर में जो है वो स्टोर हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो W है इसको रिप्लेस किया जा सकता है U से, पोटेंशियल एनर्जी से। सो पोटेंशियल एनर्जी वुड बी इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन C। अगर हम इस एक्सप्रेशन को C से मल्टीप्लाई और C से डिवाइड करें तो U वुड बी इक्वल्स टू क्यू प्राइम अपॉन C इंटू सी, सॉरी क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई C इंटू सी स्क्वायर इंटू C, और इसको लिख सकते हैं Q अपॉन C स्क्वायर इंटू C, और Q अपॉन C जो है ये वोल्टेज है, सो V स्क्वायर इंटू C। इसमें एक चीज़ आई एम सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, ये 2 भी था, इस 2 को हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 2 नीचे था यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1/2। लिहाजा फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई है कैपेसिटर के अंदर उसका फॉर्मूला हमारे पास आ गया V स्क्वायर C डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हमें अगर कोई कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस पता है और हमें उसके अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो हम उस कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है वो एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। सो दिस इज फार्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। जी स्टूडेंट्स, हमारा एक छोटा सा टॉपिक रिमेनिंग है, हम क्विकली ज़रा उसको भी देख लें। कैपेसिटर with a डाईइलेक्ट्रिक। याद रखिए, किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अगर बढ़ानी हो, फॉर एग्जांपल ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल वो D है और इन प्लेट्स का जो एरिया है वो A है। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि किसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। तो कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए हम कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया बढ़ाना होगा, क्योंकि एरिया और कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है। और इसी तरह दोनों प्लेट के दरमियान डिस्टेंस कम से कम रखना होगा, क्योंकि डिस्टेंस जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अगर हम उसकी प्लेट्स का एरिया बढ़ाएं और उसकी प्लेट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कम कर दें। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम कैपेसिटेंस बढ़ाएं एरिया चेंज किए बगैर और डिस्टेंस चेंज किए बगैर, तो ये मुमकिन है विद द हेल्प ऑफ डाईइलेक्ट्रिक, ठीक है। किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हम बगैर एरिया और डिस्टेंस चेंज किए किस तरह बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं डाईइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। तो याद रखें डाईइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है। डाईइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है, डाईइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है ये होता है एक इंसुलेटर, ऐसा मटेरियल जो चार्ज को कंडक्ट नहीं करता, जैसे आप यूँ कह लें रबर या प्लास्टिक, ठीक है। इस तरह का मटेरियल जो है ये होता है डाईइलेक्ट्रिक। तो हम करते ही हैं कि इसकी दोनों प्लेट्स के दरमियान एक ऐसा मटेरियल प्लेस कर देते हैं जो चार्ज को कंडक्ट नहीं करता। जो चार्ज को कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो डाईइलेक्ट्रिक मटेरियल है, मैंने बताया ये एक इंसुलेटर है, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह, ठीक है, या ये पेपर, कोई भी ऐसी चीज़ जो चार्ज को कंडक्ट नहीं करती, ठीक है। ये डाईइलेक्ट्रिक मटेरियल है हमारे पास। अब जैसे ही हम इन दोनों प्लेट्स को, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो हमने जैसे कि पीछे पढ़ा है कि जब बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो उसके ऊपर चार्ज अपीयर हो जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यूँ कह लें कि एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ है
और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज अपेयर हुए हैं, ठीक है, इस कैपेसिटर की। बीच में डाइलेक्ट्रिक मौजूद है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो इंसुलेटर है, लेकिन बना एटम से, और एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं। तो होता क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर मौजूद नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और ये नेगेटिव चार्ज इसमें मौजूद पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लिहाजा होता क्या है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो चार्ज होते हैं उनमें नेगेटिव इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और पॉजिटिव इस तरफ आ जाते हैं। इस तरह हमारे पास बन जाता है, ठीक है। ये इस तरह की सिचुएशन बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह जितने भी चार्ज हैं वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो दो तरह के चार्ज अपेयर हो रहे हैं, दो को, ठीक है, दो तरह के चार्ज अपेयर हो रहे हैं, इस दो को हम कहते हैं डाई, ठीक है। और चार्ज के लिए आमतौर पर इलेक्ट्रिक का वर्ड यूज़ होता है, इसलिए इस मटेरियल को हम नाम देते हैं डाई इलेक्ट्रिक, इसीलिए इसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल एक इंसुलेटर होता है, ये चार्ज को कंडक्ट नहीं करता, और जब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को हम दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के कैपेसिटर की दोनों पैरेलल प्लेट्स के दरमियान प्लेस करते हैं, अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में इसके ऊपर दो तरह के चार्ज अपेयर हो जाते हैं। डाई इलेक्ट्रिक की मौजूदगी में जो कैपेसिटेंस होती है स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो डाई इलेक्ट्रिक की मौजूदगी में, यहाँ डी लिख रहा हूँ, ठीक है, सी डी, ये इसी कैपेसिटेंस के बराबर होता है, लेकिन इससे एक फैक्टर मल्टीप्लाई होता है के, दिस के इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेयर के इज known as dielectric constant, ठीक है। अब इस k की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमारी कैपेसिटेंस बढ़ती चली जाएगी। तो फॉर एग्जांपल जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था उस वक्त कैपेसिटेंस ये थी, व्हेन देयर इज एयर बिटवीन प्लेट्स, ठीक है, और व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज बिटवीन प्लेट्स, तो अब हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो ये। तो आप देख सकते हैं कि एयर की कैपेसिटेंस जो है, अगर ये के फॉर एग्जांपल 2 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 है, तो अब एयर की कैपेसिटेंस, एयर की मौजूदगी में जो कैपेसिटेंस अगर वो 10 थी, तो डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी में 10 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 20 हो जाएगी। तो डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हम आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।